हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नासपीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई। नासपीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ, 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 आई मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने? आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है।
ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियाँ सफाचट कर दी हैं? अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑल राइट? अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। काव्या की सास भानुमति विधवा होती है। काव्या की हाल ही में भानुमति के बेटे राघव से शादी होती है। काव्या और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन काव्या और भानुमति दोनों ही पड़ोस की शीला की बेटी की शादी में जाते हैं, जहां से लौटने के बाद रात में भानुमति अपने पति की तस्वीर और अपनी शादी का एल्बम देख देख कर अकेले में बहुत रोती है। उसने बाकी का सामान भी निकाल रखा था। कितनी धूमधाम से की थी हमने शादी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब कुछ चला गया मेरे पास से जब से आप मुझे छोड़कर चले गए। ये साड़ी ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहनी थी। ये झुमके और हार ये आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिए थे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर बलवंत जी? आज शीला की बेटी की शादी देखकर हमारी शादी याद आ गई।
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बलवंत जी, बहुत बहुत याद आ रही है। काव्या कमरे के बाहर से अपनी सास को चुपके से देख रही होती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी कितनी दुखी है, कितनी अकेली है। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फिलहाल अभी इन्हें रोने देती हूँ। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। माता रानी, मेरी माँ जी के जीवन में फिर से खुशियां ला दो। मुझसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अगले दिन जब भानुमति मंदिर में जाती है, तभी वो गलती से एक आदमी से टकराती है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तब वो और कोई नहीं, भानुमति का कॉलेज का दोस्त अमिताभ होता है। अरे आप यहाँ कैसे? अमिताभ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर आप विदेश में नौकरी करने चले गए थे ना? हाँ भानु, लेकिन मैं अब अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आ गया। आज सुबह ही लैंड किया है मैंने इंडिया में। तुम समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई हो भानु। अमिताभ जी, आप तो इस उम्र में भी एकदम हैंडसम हीरो लग रहे हो। आपकी बीवी बच्चे वो लोग कहाँ हैं? नो भानु, मैंने शादी नहीं की है अब तक, तो बीवी बच्चों का सवाल ही नहीं। ये सुनकर भानुमति हैरान रह जाती है और फिर वो दोनों मंदिर में घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और भानुमति अमिताभ को अपने पति की मौत के बाद की जिंदगी का सफर सुनाती है, जिसे सुनकर अमिताभ की भी आंखें भर आती हैं और वो भानुमति के लिए लड्डू लाता है और उसे खिलाता है। इस लड्डू को खाओ। मुझे आज तक याद है कैसे तुमने मेरे टिफिन से लड्डू चुराए थे। भानु, तुम्हें देसी घी के लड्डू आज तक इतने ज्यादा पसंद हैं। दैट्स कमेंडेबल। बाय द वे, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो हम रोज मिला करेंगे, ओके? शर्माते हुए भानुमति अपनी पलकों को झुकाकर कहती है, जी, कल मैं आपके लिए आपका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाकर लाऊंगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और भानुमति अपने हाथों से अमिताभ को चॉकलेट केक खिलाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी फिल्म देखने तो कभी किसी शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी एक सुनसान सड़क के ढाबे पर। कितना अच्छा लग रहा है ना भानु, ये जलता हुआ बोनफायर, ये ठंड का मौसम, ये सर्द हवाएं, ये गर्मा गर्म कोयले पे पक रही खीर की महक, ये शांत जगह, ये ढाबा, ये रात, ये चांद और एक तुम। भानुमति शर्मा जाती है। क्या अमिताभ जी, आप भी ना? चलिए, देर हो रही है, अलाव पर हाथ सेकिए। मैं तब तक ढाबे वाले काका से पूछती हूँ कि इन्हें खीर पूरी बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भानुमति उठकर ढाबे के अंदर जाती है और अमिताभ बस उसे ही देखते रह जाता है और प्यार भरी आवाज से गाता है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। उफ, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना भानु, लेकिन मैं तुम्हें अपना हाल दिल कैसे बताऊं? भानुमति घर में ही अकेले मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश रहने लगती है, जिससे काव्या और राघव को थोड़ा शक होता है। काव्या, ये क्या हो गया है? माँ को फोन को देख देख कर बस स्माइल करती रहती है, और तो और अब ये फिल्मी गाना सुनने का भी बड़ा चस्का लग गया है इन्हें। रहने दो ना राघव, अब वो उदास और टेंस्ड रहती थी, तब भी हमसे उनका चेहरा देखा नहीं जाता था, तो अभी हमें उनके लिए खुश होना चाहिए ना। चलो, आज हमें नदी के पास जाकर पूजा भी करनी है, रात हो गई है ना। इत्तेफाक से उस नदी में रात के अंधेरे में कई दिए तैर रहे थे और जगमगा रहे थे, और वहाँ पर अमिताभ ने पहले से भानुमति को बुला रखा था।
क्योंकि आज वो नदी के पास ही भानुमति से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। घुटनों के बल बैठकर बाहों को फैलाकर अमिताभ भानुमति को प्रपोज करता है। भानु, मुझे नहीं पता कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे प्यार का जोग लग गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भानु। मैं जानता हूँ कि तुम एक विधवा हो, पर फिर भी मुझे अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी भानु? हाँ अमिताभ जी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन शादी कैसे? मैं एक विधवा औरत ही नहीं, विधवा सास हूँ, माँ हूँ, मेरा बेटा, मेरी बहू है। तभी काव्य और राघव भी उसी नदी के पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर सुन लेते हैं। भानुमति और अमिताभ भी राघव और काव्या को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पर आशिकी कर रही हो। दादी बनने की उम्र में आप शादी करने का ख्वाब सजा रही हो। लानत है आप पर। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी घर जाकर काव्या अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी काव्या, तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं राघव, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलना, डिवोर्स के वक्त। लेकिन हुआ क्या है काव्या, मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तभी काव्या रुक जाती है और पलटकर राघव को गुस्से से कहती है, क्यों? जब तुम्हारा यही हाल होगा तो सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। वो कितनी अकेली है, रोज रात को रोती है। राघव, हर किसी को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की, सहारे की जरूरत होती है। तुम भी बताओ, क्या तुम नहीं चाहते माँ जी मुस्कुराए, खुश रहे? हाँ? काव्या की ये बातें सुनकर राघव की आंखें खुल जाती हैं। काव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पाया। पापा तो उन्हें कब के छोड़कर चले गए। उसके बाद से वो कितनी अकेली है, दुखी है, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। राघव फौरन भानुमति के पास जाकर माफी मांगता है और उसके और अमिताभ के गले लग जाता है और वो अमिताभ का हाथ भानुमति के हाथ में थमाते हुए कहता है, अमिताभ जी, आज से मेरी माँ आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब 2 पल के लिए काव्या मेरी नजरों से दूर जा रही थी, तब मैंने अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया। दुनिया, समाज चाहे जो भी बोले, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरे रोना धोना छोड़ो, क्योंकि अब होगी मेरी सास की शादी। ये थैंक यू बच्चों। और इस तरह विधवा सास भानुमति की शादी हो जाती है और वो अमिताभ के साथ खुशी से रहने लगती है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो 5 भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम 5 भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम 5 इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? 5 की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम 5 को तो चाय तक बनानी नहीं आती।
हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। हाँ। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयां बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी पांचों ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम पांचों को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी पांचों ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो पांचों जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कलमोही करमचली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है।
एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं, और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहाँ जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, we love you a lot। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।